हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 20 से 30 अप्रैल के बीच में देश विदेश में जो भी इवेंट्स हुए, जो कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या किसी अदर फील्ड में, उससे रिलेटेड इवेंट्स को मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया है। आई होप आपके लिए लेक्चर यूज़फुल हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के पहले भवन का भूमि पूजन किया गया है। यह कहाँ पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गुजरात के जामनगर में। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में। इसका भूमि पूजन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जी ने किया है। और ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कहाँ पर है? जामनगर। इस मौके पर उनके साथ में जब इसका उन्होंने भूमि पूजन किया, उसमें उनके साथ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ग्रेबियसस भी उनके साथ में थे। तो यहाँ से आपको दो इन्फॉर्मेशन और मिली कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ और WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ये व्यक्ति भी भूमि पूजन के समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में वहाँ पर मौजूद थे। मोदी जी की 3 दिन की गुजरात यात्रा के दौरान इसका इनॉग्रेशन किया गया है। यह जामनगर में 35 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है। वहाँ पर तैयार हो गया ये सेंटर। और इस सेंटर की लागत की बात करें तो इस सेंटर की लागत पड़ेगी लगभग 250 करोड़ रुपये। 250 करोड़ रुपये यह सेंटर करेगा क्या? तो यह सेंटर बेसिकली जो पारंपरिक आधार पर आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण है, जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनका निर्माण करने वाला ये दुनिया का पहला सेंटर बनने जा रहा है। ट्रेडिशनल मेथड द्वारा पारंपरिक आधार पर आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण, जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो होती रही है पुराने ज़माने से, उस पर बेस्ड है यह आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने वाला सेंटर। कब तक पूरा होगा? तो यह वर्ष 2024 तक में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी आशा की जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ये नाम को याद रखा है, ये रिसेंट न्यू अपॉइंटमेंट है। जनरल मनोज कुमार कटियार को नया या अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इन्होंने ये जो जनरल मनोज कुमार कटियार हैं, ये 1 मई से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अब बात आती है इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो जनरल कटियार जो है, इससे पहले वह वन कोर की जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में काम कर रहे थे। इसके पहले उनकी जो पोस्ट थी वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग की थी। यह एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है। ये जो वन कोर है, ये क्या चीज़ है? यह एक स्ट्राइक फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। ये वन कोर की बात की जा रही है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम है, या इसका मतलब की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान व चीन दोनों के खिलाफ ऑपरेशन करना। जनरल कटियार IMA के पूर्व छात्र हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है, किस अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस को अलविदा कहकर गोल्फ खेलने का फैसला किया? तो यह है ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर एशले बार्टी। इन्होंने ये अनाउंसमेंट मार्च में ही कर दी थी, यानी पिछले महीने ये अनाउंसमेंट मार्च में हो चुकी थी। इन्होंने मार्च में टेनिस को अलविदा कह दिया था। इनके रिसेंट अचीवमेंट की बात करें तो एशले ने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और इसके सिवा पिछले साल यानी वर्ष 2021 में विंबलडन जीता, विंबलडन ओपन चैंपियन रही हैं।
और वर्ष 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है। आपको याद रखना है, जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने जीता है और उस समय वो नंबर 1 WTA की नंबर 1 पोजीशन पर काबिज थी। आगे बात करें हम WTA से रिलेटेड, तो जो विमेंस टेनिस एसोसिएशन है यानी WTA, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा में। ये आपको याद रखना है, WTA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्लोरिडा, USA में। और ये फाउंडेड कहाँ पर हुआ था, यानी ये बनाया कहाँ पे गया था, ये स्थापित कहाँ पे किया गया था? तो WTA स्थापित किया गया था लंदन में। ये आपको याद रखना। WTA स्थापित कहाँ पे किया गया था? लंदन में, UK। कब? जून 1973 में यह स्थापित किया गया था। कहाँ पर? लंदन में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी WTA का हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा, अमेरिका में। एशले के बारे में बात करें तो एशले ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर टेनिस को अलविदा कहा और बार्टी ने न्यू जर्सी में लिबर्टी नेशनल गोल्फ क्लब पर आइकन्स सीरीज टूर्नामेंट में अर्नी एल्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टीम में शामिल किया गया है इनको। ये आपको याद रखना है। क्या नाम है टीम का? अर्नी एल्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टीम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे? तो यह थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इनकी पिछली जो विजिट रही है इंडिया की वो स्थगित हो गई थी कोविड की वजह से, और अभी ये जबकि WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो सेंटर है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, उसी के आसपास इनका आना हुआ है इंडिया। बोरिस जॉनसन के बारे में बात करें, जैसे कि आपको पता है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में ही ब्रेक्जिट समझौता हुआ है। अब आपको बताना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ब्रेक्जिट समझौता कब हुआ, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप जिस भी टॉपिक पर कहेंगे मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आगे बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। ब्रिटेन में कितनी सीटें हैं? तो ब्रिटेन की संसद में 650 सीटें हैं। ध्यान रखिए, ब्रिटेन की संसद में कितनी सीटें हैं? 650 सीटें हैं। साथ ही साथ जो बोरिस जॉनसन हैं उन्होंने यहाँ पर गुजरात में जो अडानी टाउनशिप है वहाँ पर उन्होंने जो हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं गौतम अडानी, उनसे भी मुलाकात करी और यहाँ पर आगामी ट्रेड डील के बारे में बात हुई। इसके सिवा उन्होंने हलोल में जो कि गुजरात में स्थित है, हलोल में इन्होंने JCB का प्लांट है उसको भी इन्होंने विजिट किया। आपको पता होना चाहिए JCB एक ब्रिटेन बेस्ड कंपनी है, यह एक UK बेस्ड कंपनी है। और नेक्स्ट डे की विजिट में नई दिल्ली में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत टोटल 6 पनडुब्बी का निर्माण हुआ था और जो उसमें लास्ट पनडुब्बी थी, सबमरीन थी, उसका नाम था वाघशीर। क्या नाम है? वाघशीर। अब बात करते हैं कि ये जो स्कॉर्पियन क्लास एक वर्ड इसमें यूज हुआ, इसका मतलब क्या होता है? तो ये क्या है, ये जो अभी तक की जितनी भी टाइप की सबमरीन बनाई जा रही तो उसमें से ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी है या मोस्ट कन्वेंशनल सबमरीन
इन द वर्ल्ड। यह मोस्ट कन्वेंशनल है सबमरीन। साथ ही साथ इनके और फीचर की बात करें तो जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होती हैं ये propulsion सिस्टम बेस्ड होती हैं। कैसी होती हैं? propulsion सिस्टम बेस्ड होती हैं। और इनको पावर किससे मिलती है? तो ये पावर्ड होती हैं, पावर्ड बाई डीजल इलेक्ट्रिक। इसका मतलब है कि डीजल से चलती है, डीजल इलेक्ट्रिक। ये कुछ बेसिक्स हुए सबमरीन के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो 6 सबमरीन बनाई गई प्रोजेक्ट 75 के तहत, उनके नाम क्या है? तो इसमें पहली सबमरीन का नाम है INS कलवरी, सेकंड का नाम है INS खंडेरी। तीसरी सबमरीन की बात करें तो तीसरी सबमरीन का नाम है INS करंज। चौथी सबमरीन है INS वेला, और पांचवी सबमरीन है INS बागशीर, जो कि ये लास्ट सबमरीन है। माफ़ करें, मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में बताया कि 6 सबमरीन का निर्माण होना प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 के तहत 5 सबमरीन का निर्माण किया गया है और इतनी ही प्रस्तावित भी की गई थी। INS बागशीर जो है वो अब कहाँ जाएगी? वो जाएगी सी ट्रायल। इसको लॉन्च किया गया है और अब इसका सी ट्रायल होगा और बाद में इसे ऑपरेट किया जाएगा। नेवी फिर इसको ऑपरेशनल कर देगी। जो सबमरीन होती हैं वो नेवी के माध्यम से देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक अहम योगदान देती हैं। इसको लॉन्च किया है अजय कुमार ने। किसने किया है? डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने। और इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण फ्रांस और इंडिया की जो मझगांव डॉक लिमिटेड कंपनी MDL, मुंबई बेस्ड, और फ्रांस की कंपनी के सहयोग से किया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बहुचर्चित बॉर्बी डॉल की निर्माता कंपनी का नाम क्या है? ये हाल फिलहाल चर्चा में रही। तो इसका नाम है मेटल। क्या नाम है? बॉर्बी डॉल की जो निर्माता कंपनी है उसका नाम है मेटल। इस चर्चा में कैसे रही है? तो जो मेटल कंपनी है इसने जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, तो ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ को इस साल उनके शासन के 70 ईयर पूरे हो रहे हैं। कितनी है? 70 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये 70 ईयर पूरे होने के मौके पर खास बॉर्बी डॉल से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें प्रेजेंट की जाएगी एक खास बॉर्बी डॉल। कंपनी मेटल जो है उसने महारानी के लिए रॉयल बॉर्बी डॉल तैयार की है, जिसे ट्रिब्यूट कलेक्शन के तहत डिज़ाइन किया जाएगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बॉर्बी डॉल की निर्माता कंपनी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेटल। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका। ये भी आपको याद रखना है, कैलिफोर्निया, अमेरिका। इसका ये फाउंडेड कब हुई है? तो मेटल का फाउंडेड ईयर है 1945, जनवरी 1945 में ये कंपनी फाउंडेड हुई। करंट CEO की बात करूं तो इसके करंट CEO हैं एनॉन क्रेग। आई होप मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ, एनॉन क्रेग। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? तो अभी हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से? सिखों के 9वें गुरु थे। इनका 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु तेग बहादुर जी सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो यह 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद सिंह के 5वें पुत्र थे।
और इनका जो शहीदी स्थल है दिल्ली में चांदनी चौक के पास, वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बनाया गया है। शीशगंज गुरुद्वारा, यहाँ पर ये उनका शहीदी स्थल है। औरंगजेब के आदेश के बाद उनका सरकलम यहाँ पर कर दिया गया था। आगे बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित। तो अभी जब गुरु तेग बहादुर जी की 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, उस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किए। 400 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट उनके सम्मान में जारी किया गया है। आगे बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जो हैं, उनको जो गुरु का ओहदा है वो कब दिया गया था? तो गुरु हरिकृष्ण राय की असमय मृत्यु के कारण, गुरु हरिकृष्ण राय की असमय मृत्यु के बाद जो गुरु तेग बहादुर हैं उनको जनमत के द्वारा गुरु बनाया गया था। और इन जो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल केंद्र सरकार ने साहिबजादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आप ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अगला उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का अगला उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी, माफ करें यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के जो दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे को मंजूर कर दिया गया है। और उनकी जगह पर अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वे 1 मई से अपना पदभार ग्रहण करेंगे और वह नीति आयोग के तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष हैं। पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद कनकड़िया, दूसरे उपाध्यक्ष रहे राजीव कुमार और तीसरे उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री। डॉक्टर सुमन के बेरी के बारे में बात करें तो सुमन के बेरी वित्तीय सुधारों के लिए भारत सरकार द्वारा 2007 में गठित रघुराम राजन समिति के सदस्य भी थे। साथ ही वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल कब था? मई 2004 से लेकर मई 2014 तक। इस ड्यूरेशन में वह आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे हैं। साथ ही साथ जो डॉक्टर बेरी हैं वो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है कौन सी समिति के सदस्य रहे हैं। डॉक्टर रघुराम राजन की समिति थी, किस लिए? वित्तीय सुधारों के लिए। कब गठित की गई थी? 2007 में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि रघुराम राजन कौन से नंबर के RBI के गवर्नर रहे? तो रघुराम राजन 23वें नंबर के RBI के गवर्नर रहे। ये क्वेश्चन ये भी बनता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही तैराकी की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी का नाम क्या है? तो जो तैराकी की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है FINA। क्या नाम है? FINA, फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन। अभी चर्चा में कैसे है? रूस के एक ओलंपिक चैंपियन है जिनका नाम है एवगेनी रायलोव। तो जो एवगेनी रायलोव है इनको 9 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। क्यों निलंबित किया गया है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है
उस पर ये यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे। ऐसे ऐसे कई अन्य खिलाड़ी भी शामिल थे, लेकिन ओलंपिक चैंपियन एवगेनी रायलोव को 9 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। रायलोव ने हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर के जो बैक स्ट्रोक होते हैं, ये एक इवेंट है। तो बैक स्ट्रोक इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता था। ये आपको याद रखना है। ओलंपिक चैंपियन का नाम एवगेनी रायलोव। कहाँ के हैं? रशिया के हैं। किस इवेंट में थे? तो ओलंपिक चैंपियन टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 100 मीटर 200 मीटर के बैक स्ट्रोक इवेंट में गोल्ड जीता है। इन्होंने जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें रूस के यूक्रेन आक्रमण के समर्थन में आयोजित रैली में हिस्सा लिया था। इसलिए इनको जो ये कमेटी है, ये जो संगठन है फिना, इसने सस्पेंड कर दिया। इन्होंने उस युद्ध में रशिया का सपोर्ट किया था। मतलब ये जो युद्ध है उसका ये समर्थन कर रहे थे। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खुदाई में प्राप्त कुषाण कालीन सरस्वती प्रतिमा किस राज्य में मिली? तो ये जो कुषाण कालीन सरस्वती प्रतिमा है, ये मिली है ओडिशा में। कहाँ मिली है? ओडिशा में। यहाँ पर करीब 2000 पहले, अगर हम ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर करीब 2000 साल पहले कुषाणों का शासन था। यह हमें इतिहास से पता चलता है कि यहाँ पर कुषाणों का शासन था। और जो ओडिशा का कटक शहर है, कहाँ पर मिली है? तो ओडिशा का जो कटक शहर है उसके पास में एक गांव है, वहाँ पर खुदाई में सरस्वती की 1500 साल पुरानी प्रतिमा जो है मिली है। कटक से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव था। और अगर हम कुषाणों की बात करें तो कुषाण स्वभाव से मूर्ति पूजक थे। कुषाण जो है ये मूर्ति पूजक थे। और ये जो प्रतिमा है ये खंडित नहीं है। तो और साथ ही साथ जो कुषाण है मूर्ति पूजक थे और वो सरस्वती की पूजा भी करते थे। तो इसलिए ये समझ में आता है कि ये जो मंदिर है ये ढाया नहीं गया है। किसी हमले में मंदिर को ढाए जाने की जो आशंका है उसे राज्य सरकार ने खारिज किया, क्योंकि अगर ढाया जाता तो मूर्ति सकुशल प्राप्त नहीं होती। बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा दिवस रिसेंट में मनाया गया था। कब? 1 अप्रैल को। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। और इसके सिवा जैसे कि मैंने बताया ओडिशा दिवस, इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है उत्कल दिवस। ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही साथ जो ओडिशा है इसको पहले उड़ीसा कहा जाता था। क्या कहते थे? उड़ीसा। इसका नाम बदलकर हुआ ओडिशा। कब? जब लोकसभा में उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक, जो कि 113वें संविधान संशोधन द्वारा इसका नाम बदलकर उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। और जो इसकी भाषा है जिसको उड़िया कहते थे उसको भी ओडिया कर दिया गया। और ये कब हुआ था ये संशोधन? तो ये संशोधन हुआ था वर्ष 2011 में। क्या नाम है इसका? इसका नाम है उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक, मार्च 2011। कौन से नंबर का संशोधन था? 113वां संशोधन था। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, स्टुटगार्ट ओपन टेनिस चैंपियनशिप यानी SOTC का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है पोलैंड के खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने। किसने जीता है? इगा स्वियातेक ने। ये जो स्टुटगार्ट ओपन टेनिस चैंपियनशिप है इसको शीर्ष रैंक पर काबिज जो इगा है ये अभी वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन पर है। ये पोलैंड की खिलाड़ी अभी बिल्कुल शीर्ष पर है। इसने फाइनल मैच में किसको हराया? तो इसने हराया है एरिना
साबालेंका को। और ये किस देश से खेलती हैं? तो यह खेलती हैं बेलारूस से। एरिना बेलारूस से खेलती हैं, बेलारूस की टेनिस प्लेयर। और इस खिताब की अगर बात करें तो एरिना को हराकर इन्होंने साल का अपना चौथा खिताब जीता है। ईगा ने 4th नंबर का जो टाइटल है ये जीता है। इसके पहले उन्होंने वर्ष 2022 में दोहा कप, इंडियन वेल्स और मियामी ओपन जो होता है, ये 3 हो गए। इसके पहले उन्होंने ये तीनों ही चैम्पियनशिप टूर्नामेंट जीत चुकी हैं और ये इनका साल का चौथा खिताब था। और अगर हम एरिना की बात करें तो एरिना सिंगल्स में रैंक 4 पर काबिज है। WTA की जो सिंगल्स की रैंकिंग है उसमें इनकी जो रैंक है वो कौन सी है? रैंक 4। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, लॉरिस ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लॉरिस ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर का खिताब जीता है एम्मा राडुकानु ने। किसने? एम्मा राडुकानु ने। लॉरिस विश्व खेल पुरस्कार वर्ष 2022 की बात हो रही है और इसमें अगर हम इसमें कई कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये तो आपको लॉरिस ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर का खिताब इसने जीता, तो ये एम्मा राडुकानु जो मैंने बताया। इसके सिवा जो अदर कैटेगरीज हैं उसकी बात करें तो उसमें जो साल का सर्वश्रेष्ठ विश्व पुरुष खिलाड़ी है उसका अवार्ड मिला है किसको? वो मिला है मैक्स वेरस्टैपेन। ये क्या खेलते हैं? तो ये हैं फार्मूला 1 चैम्पियन। ये पूर्व फार्मूला 1 चैम्पियन रह चुके हैं। किस देश के हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। जो मैक्स वेरस्टैपेन है ये किस देश से खेलते हैं? तो ये जो फार्मूला 1 चैम्पियनशिप होती है उसमें ये किसकी तरफ से खेलते हैं? नीदरलैंड की तरफ से। मोटर रेसिंग की बात हो रही है बेसिकली, ये एक मोटर रेसर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है। फीमेल में बात करें तो फीमेल में ये खिताब मिला है एलेन थॉम्पसन को। ये क्या खेलती हैं? तो यह एक एथलीट है। क्या है? एथलीट है और जमैका की है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने बार्सिलोना ओपन का खिताब अपने नाम किया? तो ये जो बार्सिलोना ओपन का खिताब है यह जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने। इस प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने मतलब कि राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल के बाद ये टॉप 10 में पहुंचने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। राफेल नडाल के बाद ये दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जो कि टॉप 10 में पहुंचा है। इनकी वर्तमान जो आयु की बात करूं तो वो है 18 वर्ष और इस कम उम्र में इन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। और इससे पहले ये जो कारनामा है किसने किया था? तो यह इन्हीं के देश के खिलाड़ी राफेल नडाल ने किया था। कार्लोस ने बार्सिलोना ओपन को जीतकर 18 साल की उम्र में वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 10 में जगह बना ली। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो इन्होंने हराया पाब्लो बुस्टा। ये किस कंट्री से खेलते हैं? तो ये जो पाब्लो बुस्टा कारेनो, अगर पूरा नाम है तो पाब्लो बुस्टा कारेनो है, ये खेलते हैं स्पेन की तरफ से। इन्होंने अपने हमवतन टेनिस प्लेयर को ही हराकर यह खिताब जीता है। ये भी स्पेन से खेलते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस पार्टी के नेता ने राष्ट्रपति चुनाव दोबारा जीता है? तो ये हैं
एन नाज़ी पार्टी के नेता इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों ये इस पार्टी के फाउंडर भी हैं और फ्रांस की लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। एन मार्क पार्टी का नाम है, फाउंडर है इमैनुअल मैक्रों, लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है, इनकी जो प्रतिद्वंदी रही हैं उनका नाम है, बेसिकली वो एक लेडी थी, और साथ ही साथ अगर बात करें कि ये जो चुनाव होता है तो ये चुनाव काफ़ी टक्कर का था। इस चुनाव में काफ़ी हद तक मतलब कि एक अनिश्चितता बनी हुई थी कि हो सकता है कि इमैनुअल मैक्रों इस रेस से बाहर हो जाएं। लेकिन जैसा कि उनकी पिछली परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो उन्होंने गजब की वापसी की है और इस चुनाव में उन्हें 58.5% वोट मिले। और जो इनकी अपोजिशन में रहे जिनका नाम है मरीन ली पेन, इनको 41.4% वोट मिले। इस एक बड़े मार्जिन से उन्होंने मरीन ले पेन को हराया। जो मरीन ले पेन है, इनकी अगर पार्टी की बात करूं, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल रैली। मरीन की जो पार्टी का नाम है, जो किस पार्टी की नेता है, तो ये नेशनल पार्टी की नेता है, नेशनल रैली पार्टी की नेता है। ये इस बड़े डिफरेंस के साथ में इमैनुअल ने ये चुनाव जीता है। जैसे कि मैंने बताया कितने परसेंट वोट मिले इनको मिले हैं 58.5%। उससे मिस्टेक हो गई थी लिखते समय, 58.55% वोट मिले हैं इमैनुअल को, और 41.4% वोट मिले हैं मरीन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश की नागरिक थी? तो यह जापान की नागरिक केन तनाका है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह है जापान की नागरिक केन तनाका। केन तनाका की मृत्यु कितने वर्ष में हुई है? तो यह 119 वर्ष में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। इनके बर्थ की बात करूं, इनकी बर्थ हुई थी 2 जनवरी 1903 जापान। और 1903 में अगर कोई स्पेशल इवेंट की बात करें तो 1903 में ही मैरी क्वेरी को 1903 में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि मैरी क्यूरी को किस अचीवमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के रॉयल मरीन को लीड करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जो ब्रिटेन की रॉयल मरीन है, इसको राजकुमारी एनी को यह खिताब मिला है कि वह रॉयल मरीन को लीड करने वाली पहली महिला बन गई। बात करें हम रॉयल मरीन की, तो जो रॉयल मरीन है ये बनाई गई थी कब? 28 अक्टूबर 1664 फाउंड की गई थी। कहाँ पर? लंदन में। और ये जो ये रॉयल मरीन है, इसको कौन लीड करेगा पहली बार लेडी में? तो है राजकुमारी एनी। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया जाएगा? तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और उसके बाद यह उन्होंने घोषणा की कि अगला जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा। कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस होगा? तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा। कब मनाया जाता है? तो यह हर 2 साल में, ध्यान रखिएगा, यह हर 2 साल में 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देखिए कि यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 2 वर्ष में मनाया जाता है, और आने वाला जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कौन से क्रमांक का है। इस तरह से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न है, जैसे कि
अगर मैं स्टेट पीसीएस की भी बात करूँ तो उनका भी पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा करते हैं और वन लाइनर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जो वन डे एग्ज़ाम्स हैं, जो स्टेट पीसीएस के अलावा बाकी जैसी भी रहती हैं, उसमें भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अगला प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाए, कौन से नंबर का होगा, ये 17वां होगा। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अगला कहाँ मनाया जाना है? इंदौर में। बात करें 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था वह नई दिल्ली में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। साथ ही साथ जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब से मनाया जा रहा? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2003। कब हुई? वर्ष 2003 इसकी शुरुआत की गई। और जो वर्ष 2015 है, वर्ष 2015 से इसको हर 2 वर्ष में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। कब से? वर्ष 2015 से। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना कि हर 2 वर्ष में मनाए जाने का ये जो निर्णय ये कब लिया गया था? तो यह वर्ष 2015 में लिया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का आईपीओ 4 मई को लॉन्च किया जाएगा? तो यह है भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये जो भारतीय जीवन बीमा कंपनी है, इसका आईपीओ पहली बार 4 मई को लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 4 मई को। बात करते हैं LIC। तो LIC कब बनाई गई थी? इसका जो फाउंडेड ईयर है, इसका जो बेस ईयर है वो कब का है? तो यह 1 सितंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका फाउंडेशन ईयर है 1956। हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ये आपको याद रखना है। LIC के करंट चेयरपर्सन कौन है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अभी जो LIC के चेयरपर्सन है उनका नाम है मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, MR कुमार। सुब्रमण्यन है इधर, तो आप इसको MR कुमार से याद कर सकते हैं अगर आपको टफ लगे तो। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्योंकि मुझे प्रोनाउंशिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस पूर्व रक्षा मंत्री व कांग्रेस के कद्दावर नेता ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया? तो यह है कांग्रेस के नेता AK एंटनी। कौन है? ये है कांग्रेस के नेता AK एंटनी। पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं और इन्होंने हाल ही में जो राजनीति है उससे पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये जो PM स्वनिधि योजना है इसको दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए बढ़ाया गया है? दिसंबर 2024 तक के लिए। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो जो ये PM स्वनिधि योजना है इसको लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम पे, यानी 1 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या है? तो इस योजना के माध्यम से जो रेहड़ी और पटरी विक्रेता हैं, जो छोटे उद्योग करते हैं, जो जिनका डेली बेसिस वाला अर्निंग का रहता है, तो वो जो विक्रेता हैं उनको 10,000 तक का लोन, कितना? 10,000 तक का लोन आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए ये योजना चलाई गई थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोविड के समय में जो प्रभावित हुए ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं वही लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। तो उसमें उनको रिलीफ देने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की थी, जिससे वो अपना जो रोज़गार है उसको फिर से शुरू कर सकें। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान किन देशों का दौरा करेंगे? तो ये देश हैं जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। ये 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री जाएंगे।
जर्मनी की कैपिटल की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो वर्ष 2022 की प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री जी ने पहली विदेश यात्रा किन देशों की की थी। तो यह है जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में अगला वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाम को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आर्मी में भी जो पोजीशन होती है वो भी काफ़ी मतलब कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। जनरल BS राजू क्या नियुक्त किए गए हैं? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे उम्र दराज महिला का नया रिकॉर्ड किसने हासिल कर दिया है? तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो जापान की तनाका थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है 119 वर्ष की आयु में। वह अभी तक विश्व की सबसे उम्र दराज महिला थी। तो उनके निधन के बाद ये खिताब किसे मिला है? तो यह है फ्रांस की नन सिस्टर आंद्रे। किसको मिला है? फ्रांस की नन सिस्टर आंद्रे। किस देश की है? फ्रांस की। ये आप याद रखें। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन, किसने? फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन का मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो ये मिला है मोहम्मद सलाह को। किसे मिला है? मोहम्मद सलाह को। और जो मोहम्मद सलाह हैं, ये किसकी तरफ से खेलते हैं? तो ये लिवरपूल की तरफ से खेलते हैं। किसकी तरफ से? लिवरपूल की तरफ से खेलते हैं। और जो विमेन में है, तो वो विमेन में ये अवार्ड मिला है इनको, मतलब विमेंस फुटबॉलर ऑफ द